हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में जिसमें हम अपना एसएससी लाइव क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक कोर्स की जो आपको एसएससी के किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। आज के इस सेशन में हम अपना फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर और इस सेशन में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। आइए जानते हैं। चलिए डालते हैं एक नजर उस कंटेंट पे जो आज इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब हम परिचय देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह के उससे सेंटेंसेस बनते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, वो सब कुछ आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए ये शब्द आपने बहुत बार सुने होंगे, बल्कि बचपन से, अपने बचपन से साथ ही साथ ग्रामर के बचपन से भी आपने ये शब्द सुने होंगे कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन दोस्तों, काफी बार ऐसा होता है कि हम अक्सर सब्जेक्ट को पहचानने में एक सेंटेंस में भूल कर देते हैं, जिसकी वजह से हम पूरा सेंटेंस गलत लिखते हैं या फिर उसके साथ आने वाले और एसोसिएटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी गलत लिखते हैं। अब वो कैसे ठीक होती हैं, वो सब कुछ आज इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब एक पूरा सेंटेंस, एक पूरा वाक्य किन किन शब्दों से बना होता है, वो सब भी आज हम यहाँ पर इस सेशन में कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं और कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह से वो बनते हैं और क्या क्या उनके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, फीचर्स हैं। उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे कि हमारी कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं और उनका क्या क्या यूज होता है। इसके बाद हम लेट्स ट्राई, मतलब एक एक्सरसाइज को कवर करेंगे, छोटे से थोड़े से क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि हमें मदद करेगा इन सब का एक रिवीजन करने में। जो कुछ अभी तक हमने इन 5 पार्ट्स में पढ़ा है वो क्या क्या था, वो सब कुछ हम रिवाइज करेंगे लेट्स ट्राई वाली एक्सरसाइज में। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को समझेंगे। उसके बाद हम प्रोनाउन का कुछ केसेस रहते हैं, नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, अब ये क्या है इनको समझेंगे। और दोस्तों ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए जब वो इंग्लिश बोलना जानता है, लिखना चाहता है, या फिर कभी भी हम अपने एग्जाम्स में जब इंग्लिश के सेंटेंसेस को देखते हैं तो उनमें किस तरह से एरर्स को पहचाना जाए। तो ये हमको रूल बहुत ज्यादा वहां पर हेल्प आउट करता है, तो ये भी आज हम यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दोस्तों एक सूचना देना चाहूंगी, ये एक डिस्क्लेमर है। The images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iit.ac.in and we shall remove the images. Okay? तो जो भी इसमें हमने कंटेंट्स और इमेजेस को यूज किया है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको कोई भी कंसर्न है और जिन्होंने इन सारी इमेजेस को अगर हमने कुछ लगाई हैं और वो बनाया है तो सच में हम उनकी इंटेलेक्चुअल की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, प्रेज करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें कोई भी इश्यू है तो आप हमको इस मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम वो इमेजेस को रिमूव कर देंगे। ओके, चलिए तो अब हम यहाँ पर अपना सेशन पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देख लेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आर एसेंशियल फॉर सक्सेस इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दोस्तों आप तो जानते ही हैं आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें इंग्लिश लैंग्वेज स्किल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि वो एग्जाम का एक पार्ट है। जैसे आपके कुछ सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, तो इंग्लिश लैंग्वेज भी उस सब्जेक्ट का एक पार्ट है। और इसीलिए यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को इसलिए जानना और पढ़ना बेहद आवश्यक है क्योंकि आपको जब एक एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इंग्लिश वाला सेक्शन क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आखिरकार इस लैंग्वेज की हमको जरूरत भी पड़ती है, ठीक है। एंड एग्जाम्स एंड आर वाइडली टेस्टेड इन मेनी जॉब रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस।
Being proficient in English can significantly boost your chances of securing a good score and improving your overall communication abilities. देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में स्कोर करें, आप जब इंटरव्यू फेस करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर किसी भी एग्जाम का जब इंटरव्यू देते हैं तो ये आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज को भी इम्प्रूव करता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर यदि किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरनेशनल है, ग्लोबल है और वो आपको कहीं पर भी कॉन्वर्सेशन करने में, वार्तालाप करने में हेल्प आउट करती है। ग्रामर, अब ग्रामर को पढ़ना क्यों जरूरी है भाई? अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स मीन्स बेसिक्स, ओके। ग्रामर के बेसिक को जानना, अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज क्रूशियल, वो बहुत ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। की टॉपिक्स इंक्लूड्स की टॉपिक्स इंक्लूड पार्ट ऑफ स्पीच, तो जो की टॉपिक्स हमारे होते हैं वो सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एटसेट्रा। अब और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जैसे कि प्रोनाउंस, प्रपोजिशंस, कंजक्शन, सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये सारे के सारे जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये सब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कवर होते हैं, ठीक है। अब ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्यों होंगे भाई? जैसे आप देख पा रहे होंगे इंग्लिश से लेकर फिर यहाँ पर ये सेंटेंस एंड हो रहा है प्रोसेसेस पर, तो ईच एंड एवरी वर्ड, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, फिर स्किल्स, फिर आर, एसेंशियल फॉर सक्सेस इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये जो भी अलग अलग शब्द है ये एक एक पार्ट ऑफ स्पीच से बना हुआ है। जैसे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स की बात करें तो ये आपके एडजेक्टिव एंड नाउन हो सकते हैं, आर वर्ब है, एसेंशियल एडजेक्टिव है, फॉर प्रपोजिशन है, सक्सेस नाउन है, इन प्रपोजिशन है, वेरियस एडजेक्टिव है, कॉम्पिटिटिव एडजेक्टिव है या वेरियस एडवर्ब हो जाएगा, फिर एग्जाम्स आपका नाउन हो जाएगा एंड कंजक्शन हो जाएगा। तो ये सब कुछ मिलकर एक आपका जो सेंटेंस है उसको फॉर्म करते हैं और इसीलिए जितना भी पूरा सेंटेंस है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से बना हुआ है। लेकिन दोस्तों हम टेंसेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड नहीं करते, ऐसा इसलिए क्योंकि टेंसेस पूरे सेंटेंस को डिफाइन करता है। टेंस कभी एक वर्ड के लिए यूज नहीं होता, टेंस पूरे सेंटेंस के लिए है। फॉर एग्जाम्पल ही इज प्लेइंग, तो ये प्रेजेंट टेंस को दर्शाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ही वॉज प्लेइंग तो वो पास्ट टेंस हो जाएगा। अब देखिए जब मैं कह रही हूँ ही इज प्लेइंग तो ये प्रेजेंट टेंस है और वॉज प्लेइंग लगाते ही वो पास्ट टेंस हो गया। मतलब टेंस कभी एक वर्ड, एक शब्द को नहीं दर्शाता, एक शब्द को डिस्क्राइब नहीं करता, बल्कि वो पूरे सेंटेंस को, इनफैक्ट उस सेंटेंस या उस एक्शन के होने वाले टाइम को वो डिस्क्राइब करता है। दैट इज वाई टेंस पूरे सेंटेंस को फॉर्म करता है। इसीलिए हम टेंस को सेंटेंस का हिस्सा नहीं कहते और इसीलिए हम उसको पार्ट ऑफ स्पीच भी नहीं मानते, क्योंकि स्पीच का मतलब होता है सेंटेंस और पार्ट मतलब उस सेंटेंस का एक हिस्सा। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो डिफरेंट है, नाउन है, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, क्योंकि ये सब मिलकर एक सेंटेंस को बनाते हैं। लेकिन टेंस का कार्य होता है पूरे सेंटेंस को एक साथ फ्रेम कर देना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है विकैबुलरी की। भाई जिस तरह से ग्रामर महत्वपूर्ण है, विकैबुलरी तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई अगर आप इंग्लिश में कुछ भी सेंटेंस बोलना चाहते हैं लेकिन आप ये नहीं जानते कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलना जाना चाहिए, इसलिए शब्दकोश का पढ़े जाना जरूरी है। क्योंकि आप जितनी विकैबुलरी लर्न करेंगे, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, विकैबुलरी एबिलिटीज हैं, इंग्लिश स्पोकन है, साथ ही साथ आपके एग्जाम में आपको उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा। जैसे एग्जाम्स में हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं विकैबुलरी से, जैसे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, उसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मिसस्पेल्ड वर्ड्स। और ये सब कब कवर कर पाएंगे? जब आप विकैबुलरी डेली बेसिस पर और रेगुलर बेसिस पर डिस्कस करेंगे या फिर पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग विकैबुलरी इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑल्सो ये आपको सबसे ज्यादा मदद करता है कम्युनिकेशन में, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। यदि आपको शब्दों का अच्छे से यूज पता है और एक ही शब्द के बहुत सारे सिनोनियम्स आपको पता है, मतलब सिमिलर वर्ड्स आपको पता है, तो आप एक के बदले दूसरा शब्द भी अपने
स्किल्स में, अपने लैंग्वेज में, अपने स्पीच में यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और ज्यादा निखर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप एक शब्द देख पा रहे होंगे, फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का एक और सिनोनियम होता है, वो है बेसिक। अब देखिए, मैंने बेसिक शब्द को ना यूज करके यहाँ पर फंडामेंटल्स को यूज करा, और आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस और ज्यादा अच्छे से बन गया और ज्यादा अच्छा बना। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब इसमें बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिखो या फिर फंडामेंटल्स, भाई बात तो एक ही है, लेकिन फंडामेंटल्स सुनने में और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसलिए आपकी कम्युनिकेशन को भी अच्छा बनाने के लिए वोकैबुलरी का पढ़ा जाना अति आवश्यक है। इवन हिंदी में भी जब हम बोलते हैं, तो एक तो होता है नॉर्मल शब्दों का प्रयोग करना, और एक होता है कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, और उसी की वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो और ज्यादा निखर जाती है। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि आपको वोकैबुलरी पढ़ना जरूरी है, और एक और मैं आपसे कह सकती हूँ कि आपको वोकैबुलरी पढ़ना, याद रखना, स्मरण करना अति आवश्यक है। तो देखिए, इसमें जब हमने अति आवश्यक का प्रयोग किया, तो इस हमारी बात और ज्यादा निखर कर आई और एम्फोसाइजिंग टोन में आई, है ना, ताकि लोग हमारी बातों की तरफ आकर्षित हों। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स को आपकी इम्प्रूव करने में सहायक है। ओके, लर्न न्यू वर्ड्स, देयर मीनिंग्स एंड देयर यूसेज। आपको नए नए शब्दों को सीखना है, याद रखना है, और उनका यूसेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखना कि उनको कहाँ कहाँ प्रयोग में लाया जा सकता है, ये भी सीखना बेहद आवश्यक है। प्रैक्टिस सिनोनिम्स, और इसके लिए आप बहुत ज्यादा सिनोनिम्स को प्रैक्टिस कीजिए, एंटोनियम्स को प्रैक्टिस कीजिए, उन्हें कंटेक्सचुअल यूसेज उनका देखिए टू एनहांस योर लैंग्वेज स्किल्स। और आप ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर या एडिटोरियल्स को रीड कीजिए, ताकि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो सके और न्यू फैशन वर्ड्स या न्यू ट्रेंड वर्ड्स को भी आप यूज कर सके। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे शब्दों का आप प्रयोग करें, ताकि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिए, एक एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल को प्ले करता है। वो कैसे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है पैसेज के फॉर्म में, क्लॉज टेस्ट के फॉर्म में, या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स के फॉर्म में, जिसमें यहाँ पर एक शब्द है रीडिंग। रीडिंग मतलब पढ़ना, और कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझना, मतलब पढ़ के समझना। तो एक पैसेज आपको दिया जाता है, जिसे आप पढ़कर समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, और उसके बेसिस पर ही आपसे कुछ क्वेश्चंस को पुट अप किया जाता है। अब यदि आपने कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से पढ़ा है, तो आप उन क्वेश्चंस का इजीली रिप्लाई कर पाते हैं इस पैसेज के बेसिस पर, क्योंकि आपने उसमें से कुछ शब्दों को इन्फर किया है, कुछ इंफॉर्मेशन को इन्फर किया है। The section evaluates your ability to understand and interpret passages. ये जो सेक्शन होता है, ये इवेल्युएट करता है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है, ताकि वो जान सके कि आप किसी बात को पढ़कर आप कितना समझ पाते हैं, और उसको किस तरह से अपने पैसेज में इंटरप्रेट कर पाते हैं या दूसरों को समझा पाते हैं। प्रैक्टिस रीडिंग डाइवर्स टॉपिक्स, मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, एंड आंसरिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद एक सेक्शन आता है हमारे एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। Improve your writing skills by practicing essays, letters, and precise writings. Focus on clarity, coherence, and proper sentence construction. देखिए, हमको इंग्लिश पढ़ना और समझना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आती है, जिसमें हमसे एसेज लिखने के लिए बोला जाता है, लेटर्स लिखने के लिए बोला जाता है, प्रेसीज लिखने के लिए बोला जाता है। इनफैक्ट आप अपनी जनरल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत बार इन लेटर्स का, एसेज का, या फिर प्रेसी राइटिंग, और इनफैक्ट ईमेल राइटिंग्स का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस फॉर्मेट का भी पढ़ा जाना जरूरी है, ताकि हमको एक अच्छे से एक ईमेल लिखना आ सके या फिर एक प्रेसी लिखनी आ सके, ताकि कभी भी हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक कंसेप्ट देखेंगे इसका, जिसमें हम सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। दोस्तों, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो एग्जाम से रिलेटेड इंट्रोडक्शन था, कि आपको ये सारी बातें कहाँ कहाँ हेल्प आउट करेंगी और किस लिए इस सबको पढ़ना आवश्यक है।
अब इस पार्ट में हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर डील्स विद हाउ वर्ड्स, phrases, and clauses are arranged and organized to create meaningful sentence. सेंटेंस स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, या आप कह सकते हैं कि वाक्य को जिस तरह से लिखा जाना चाहिए, उनमें किस तरह के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, किस तरह के फ्रेजेस का प्रयोग होना चाहिए, या किस तरह के क्लॉजेस का प्रयोग होना चाहिए। ये क्लॉजेस क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, इन सबको अरेंज किया जाना चाहिए एक प्रॉपर ऑर्डर में, ताकि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। दोस्तों, यदि हम सेंटेंस की बात करें तो उसका सबसे छोटा अंश होता है एक लेटर। ठीक है, जैसे ए बी सी डी ई, तो ये सब हमारे लेटर्स हैं, है ना। अल्फाबेट पूरी ए टू जेड सीरीज होती है, मतलब जिसको हम हिंदी में वर्णमाला के नाम से भी जानते हैं। अब उसी के छोटे छोटे रूप होते हैं, जैसे लेटर्स, तो ए बी सी डी ई, ये सब हमारे लेटर्स हो जाते हैं। इनमें से वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को अलग कर दिया जाता है। जैसे वॉवल्स हमारे हो जाते हैं ए ई आई ओ यू, कॉन्सोनेंट्स हमारे रिमेनिंग 21 लेटर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब वर्ड्स बनते हैं लेटर्स के समूह से, तो जब लेटर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, वो वर्ड बन जाता है। जैसे WORD को मिलाकर हमने वर्ड बनाया, ये वर्ड बनाया मतलब एक शब्द बनाया। ठीक है, DEALS को ऐड करके हमने डील्स बनाया, तो ये एक शब्द हुआ। सेंटेंस SENTENCE, इन सबको ऐड करके हमने एक शब्द बनाया, एक समूह बनाया, जिसको हम शब्द के रूप में जानते हैं। दोस्तों, शब्दों को जोड़कर ही हम लोग एक सेंटेंस को बना सकते हैं। मोर ओवर, यदि हम फ्रेजेस की बात करें तो वर्ड से थोड़ा सा बड़ा जो यूनिट है वो फ्रेज है। अब वर्ड को मिलाकर ही हम क्या बनाते हैं, फ्रेज बनाते हैं। फ्रेज क्या होता है, यदि हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज सिर्फ और सिर्फ दो शब्दों का एक समूह है, 2 या 3 शब्दों का एक समूह। जैसे मैं आपसे कहूं इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्या ये पूरा एक सेंटेंस बना इंटेलिजेंट स्टूडेंट? नहीं, लेकिन ये 2 शब्दों का एक समूह है जो कि एक फ्रेज बनाता है। जैसे मैंने कहा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ओके, तो इंटेलिजेंट और स्टूडेंट मिलाकर एक क्या बना, फ्रेज बना। अगर मैं आप सबसे कहूं हेलो माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, हेलो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो ये क्या बना, ये एक फ्रेज बना। ओके, अगर मैं सिर्फ बोलूं हेलो, हाय, हेलो, तो ये क्या हो जाते हैं, फ्रेजेस हो जाते हैं। क्लॉजेस क्या होते हैं, एक सेंटेंस को यदि 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, जिसमें एक हिस्सा अलग है और एक हिस्सा अलग है, लेकिन दोनों को आपस में ऐड किया गया है, तो ये जो 2 अलग अलग हिस्से हैं सेंटेंस के, इनको हम क्लॉज के रूप में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे कहूं कि शी इज ब्यूटिफुल एंड शी इज इंटेलिजेंट, ये 2 अलग अलग सेंटेंस हैं, या 2 अलग अलग क्लॉजेस हैं, जिनको आपस में जोड़कर एक सेंटेंस बनाया गया है। ठीक है, it involves comprehending the various components of a sentence and their interconnections to convey complete ideas. ठीक है, तो ये जो इन्वॉल्व करता है, ये कॉम्प्रिहेंडिंग मतलब कॉम्प्रिहेंड करता है, ये समझता है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस को, एंड देयर इंटरकनेक्शंस टू कन्वे द कंप्लीट आइडियाज। अब पूरा सेंटेंस किस लिए बनाया जाता है, इन सारी चीजों को एक एक करके अरेंज किया जाता है कि भाई पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, इस तरह से इनको अरेंज करके एक कंप्लीट एक सीक्वेंस बनाया जाता है। आप कह सकते हैं इट इज अ सिस्टमैटिक सीक्वेंस ऑफ वेरियस वर्ड्स which are made in a series to make a complete sentence, okay, or which are combined to make a sequence, okay, to make a sentence which is meaningful. अब एक सेंटेंस अगर लिखा जाता है तो उसका एक अर्थ होना चाहिए, बिना किसी अर्थ के कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे कहूं शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। यदि मैं आपसे कहूं शी गर्ल इज ब्यूटिफुल वेरी, तो ये कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि आपको एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट वर्ड्स का करना जरूरी है एक सेंटेंस को बनाने के लिए। अगर वो एक प्रॉपर मैनर में अरेंज नहीं है तो वो एक सेंटेंस भी नहीं बनेगा।
Concept: sentence structure is a fundamental aspect of language tested in the competitive exams. It refers to the organization and arrangement of words, phrases, and clauses within a sentence to convey complete thoughts and ideas effectively. Understanding sentence structure is essential for constructing grammatically correct and coherent sentence. जब हम एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ये एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है लैंग्वेज का, जिसको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है. इट रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. ये रेफर करता है ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को, मतलब शब्दों को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में लेकर आना, phrases को, clauses को within a sentence to convey complete thoughts and ideas effectively. ताकि जो भी हम बात किसी और व्यक्ति को समझाना चाहते हैं वो उस तक बिल्कुल अच्छे रूप में जा सके. Understanding sentence structure is essential for constructing grammatically correct sentences. यदि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझेंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा सहायक साबित होगा आपके लिए, ताकि आप बहुत ही अच्छे से सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कर पाए, सेंटेंसेस को अच्छे से बना पाए. इसलिए ये सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. और दोस्तों इतना ही नहीं, आपको स्पोकन में भी ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है आपके लिए. जब आप स्पोकन में, मतलब आप इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, तब भी ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होता है. दोस्तों अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इसका नाम आपने बचपन से कभी जब इंग्लिश पढ़नी शुरू की होगी तब भी आपने इसका नाम हमेशा सुना होगा. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों मिलकर एक सेंटेंस को फॉर्म करते हैं. ठीक है. A basic sentence consists of two main parts, the subject and the predicate. एक सेंटेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. The subject is the noun or pronoun. जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन से या फिर प्रोनाउन से बना होता है. That the sentence is about, while the predicate contains the verb and provides information about the subject. Now, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब. वर्ब में हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को इंक्लूड करते हैं. फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट. दोस्तों यदि हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात की जाती है या जो किसी कार्य को करता है, वो सब्जेक्ट है. अब यदि हम वर्ब और ऑब्जेक्ट ये पूरा हिस्सा देखें, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह एडवर्ब भी हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मतलब सब्जेक्ट के बाद का जितना भी हिस्सा है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है. एक और बात दोस्तों, जब भी हम बात करें सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट को एक सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना बेहद आवश्यक है, लेकिन सही सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन या फिर नाउन फ्रेज या फिर प्रोनाउन. मतलब कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाए, या अगर एक सेंटेंस में किसी कार्य को किया गया है तो जो उस कार्य को करता है, मतलब जिसको हम कर्ता के नाम से भी जानते हैं, वही हमारा सब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं यदि आपसे कहूं यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ओके, जैसा कि आप सब हैं भी, तो यू हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा. अब देख लेते हैं इस सेंटेंस को भी देख लेते हैं. द कैट इज स्लीपिंग. तो इसमें आप देखिए ध्यान से कि जो सब्जेक्ट है वो कौन है, कैट है, और जो वह सो रही है, मतलब ये कैट के बारे में हमको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, और इज स्लीपिंग हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा, क्योंकि ये हमको कैट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कैट सो रही है ना. तो ये जो इंफॉर्मेशन हमें कैट के बारे में गिवन है, यही पार्ट हमारा प्रेडिकेट कहलाता है. आइए इस सब को इलाबोरेट करते हैं. जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मिलेंगे. यदि हम बात करें किसी कंपाउंड सेंटेंस की, अब इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सबसे पहले ये जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस होते क्या है. अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 or more independent clauses. Complete sentences joined by a coordinating conjunction, that is and, but, or, nor, for, so, yet, और a semicolon. अब देखिए जैसे आप वर्ड को ही देख पा रहे हैं, कंपाउंड. एक कंपाउंड क्या होता है, किसी चीज का मिक्सचर है ना. तो अगर हम दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं,
वो दो सेंटेंस जो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, उनका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसे दो वाक्यों को यदि हम साथ में कंबाइन कर दें तो वो हो जाता है कंपाउंड सेंटेंस। इसमें दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होते हैं और दोनों को जोड़ा जाता है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, जैसे कि एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट। ये हमारे प्रपोजिशंस भी है, फॉर, सो, येट। तो इन सब से जब आपस में ज्वाइन किया जाए, और भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हो सकते हैं जिनसे यदि हम दो अलग अलग वाक्यों को आपस में ज्वाइन करें तो वो जो सेंटेंस फॉर्म होता है वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। For example, I like to read and my brother prefers to watch movies. अब ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं जिनको हम अलग भी लिख सकते थे। मैं लिख सकती थी I like to read, सेकेंड सेंटेंस लिख सकती थी my brother likes to watch movies और my brother prefers to watch movies. Okay, so ये दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं जिनको हमने एंड से ज्वाइन किया है, और क्योंकि हमने इन दोनों को एंड से ज्वाइन किया है तो ये हो जाता है हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में क्या फर्क है। यदि हम दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को आपस में जोड़ें तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिसमें एक क्लॉज दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एक हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज रहेगा, एक हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज रहेगा, और यहाँ पर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द रेन स्टॉप्ड वी वेंट आउटसाइड। ओके, अब देखिए, हम कब बाहर गए? जब जब बारिश रुक गई। मतलब हमारा बाहर जाना किस पर निर्भर करता था? बारिश के रुकने पर। यदि बारिश ना रुकती तो शायद हम बाहर नहीं गए होते। When the rain stopped, we went outside. मैं यदि आपसे कहूं, if if I teach you, sorry, if I come, I will teach you. इस सेंटेंस में I will teach you मतलब मेरा आपको पढ़ाना किस बात पर निर्भर करता है? मेरे आने पर। तो if I come, I will teach you. So this I will teach you depends on if I come. ओके, तो यदि हम इस सेंटेंस में देखें, क्योंकि यहाँ पर दो दो सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी इसके दो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हम एक क्लॉज में भी अलग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को देख सकते हैं। मतलब इसमें हम दो या दो से अधिक सब्जेक्ट और दो या दो से अधिक प्रेडिकेट को भी देख सकते हैं। डिपेंड करता है कितने सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करके हमने एक सेंटेंस को फॉर्म किया। A complex sentence contains one independent clause and at least one dependent clause. Okay, एक subordinate clause है जो कि एक ऐसे जो कि अपने आप में अकेला खड़ा नहीं हो सकता, अकेला नहीं बन सकता, और उसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक कंडीशन की प्रोवाइड होती है, जिसमें कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है जिसपे एक सेंटेंस हमारा निर्भर करता। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई हो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक वाक्य या एक कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा, जबकि कंपाउंड में दोनों अलग अलग सेंटेंसेस को सिंपली आपस में जोड़ दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे कहूं शी इज वेरी ब्यूटिफुल, तो सेंटेंस में कहूं शी इज वेरी इंटेलिजेंट, और दोनों को आपस में अगर ज्वाइन कर दिया जाए, शी इज वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी इंटेलिजेंट, तो इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर दिया गया तो वो बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यदि सपोज एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इफ यू टेक द एग्जाम यू विल क्वालिफाई इट। अगर आप एग्जाम देते हैं तो आप उसको क्वालिफाई करेंगे। हमेशा जब आप एग्जाम देने जाएं तो उसको गिव एग्जाम नहीं बोला जाता, टेक एग्जाम बोला जाता है। तो इफ यू टेक दिस एग्जाम यू विल क्वालिफाई इट। आप क्वालिफाई उसको कब करेंगे? जब आप उसको देने जाएंगे। तो आपका एग्जाम को क्वालिफाई करना निर्भर इस बात पे करता है कि आप एग्जाम देने जाते हैं। ओके, तो उस केस में भी वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, क्योंकि वहां एक सेंटेंस दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करता। ओके, तो ये हो जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ मॉडिफायर्स को डिस्कस करेंगे कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं। Modifiers are words or phrases that provide additional information
मॉडिफायर्स जो किसी शब्द को मॉडिफाई कर सके या उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको बता सके, कुछ अधिक सूचना हमको बता सके अबाउट अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस. Misplaced or dangling modifiers can lead to confusion or ambiguity. Okay? Misplaced or dangling modifiers मतलब अगर हम किसी भी मॉडिफायर को गलती से कहीं पर प्लेस कर दें या लगा दें तो वो कंफ्यूजन और एम्बिगिटी में हमको ला सकता है. कैसे? मिसप्लेस मॉडिफायर क्या होते हैं? जैसे अगर लिखा है he only ate the cake with chocolate frosting. अब देखिए, मैंने इस शब्द को, जी ये ओनली है, ये एक मॉडिफायर, इसको मैंने लगाया एड से पहले. ठीक है, देखिए मॉडिफायर्स को अगर गलती से किसी गलत शब्द से पहले लगा दिया जाए तो वो सेंटेंस का पूरा मीनिंग, पूरा अर्थ ही चेंज कर देते हैं, कई बार गलत भी कर देते हैं. जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं कि ओनली एट द केक विथ चॉकलेट फ्रोस्टिंग. अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ कि उसने केक को सिर्फ खाया ना, उसके साथ कुछ और नहीं किया. ये सेंटेंस थोड़ा अलग सा नहीं हो गया? हालांकि ये सेंटेंस भी बन सकता है, बट ये थोड़ा अजीब हो गया कि ये ओनली एट द केक विद चॉकलेट फ्रोस्टिंग. ओनली एट मतलब उसने सिर्फ खाया था केक को. लेकिन अगर मैं इसी ओनली को सही जगह पर लगा दूं तो ये हो जाएगा ही एट ओनली द केक विद चॉकलेट फ्रोस्टिंग. अब इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? उसने सिर्फ वही केक खाया, ओनली द केक, सिर्फ वही केक जिसपे चॉकलेट फ्रोस्टिंग थी. हो सकता है भाई 4-5 केक हो, एक पे वेनिला फ्रोस्टिंग हो, एक पे मैंगो फ्रोस्टिंग हो, एक पे पाइनएप्पल फ्रोस्टिंग हो, लेकिन उसने वही केक खाया जिसपे चॉकलेट फ्रोस्टिंग थी. एक केक चॉकलेट फ्रोस्टिंग वाला भी था तो उसने सिर्फ वही केक खाया जिसपे चॉकलेट फ्रोस्टिंग थी. ओके, तो ही एट ओनली द केक विद चॉकलेट फ्रोस्टिंग. तो हम सिर्फ उस केक की बात कर रहे हैं जिसपे चॉकलेट फ्रोस्टिंग थी. लेकिन अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस की बात करूं तो इसमें लिखा है ही ओनली एट द केक, मतलब उसने केक को सिर्फ खाया. क्या पता केक के साथ कुछ और भी किया जा सकता था, लेकिन उसने केक को सिर्फ खाया. ओके, तो सिर्फ एक शब्द को मॉडिफाई करने से या अलग लगाने से, एक मॉडिफायर को अलग प्लेस पर रखने से उस सेंटेंस का अर्थ ही चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे कहूँ शी इज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल. ओके, तो ब्यूटीफुल हमने गर्ल से पहले लगाया क्योंकि वो गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब भी कर रहा है. यदि मैं आपसे कहूं शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल अ गर्ल, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने सब ब्यूटीफुल को कहीं और प्लेस करके इस सेंटेंस को ही गलत कर दिया. ओके, तो इन मॉडिफायर्स का अपनी सही पोजीशन पर रहना जरूरी है, अदरवाइज या तो उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है या तो वो पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाता है. ठीक है, तो मॉडिफायर्स का एक सही प्लेस पर लगे होना अति आवश्यक है. उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई हो. चलिए तो फिर इसी बात पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, जहां पर हमारे पास है पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन. प्रॉपर यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. पंक्चुएशन मार्क्स जैसे कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करना है, कहाँ पर दूसरे लाइन से सेंटेंस की शुरुआत करनी है. प्रॉपर यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, कॉमास, पीरियड्स, कोलन्स एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल इंटरोगेटिव मीनिंग क्वेश्चन मार्क. ओके, या फिर जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. तो इन सब का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाना चाहिए, इस बात को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक सेंटेंस को लिखने के लिए. दूसरा, जब आप बोलते हैं तब भी कहाँ आपको बोलते बोलते सेंटेंस में पॉज लेना है, कहाँ लगातार बोलना है, ये बातें भी जाननी आपके लिए बेहद आवश्यक है. पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन इज क्रूशियल फॉर क्लैरिटी एंड प्रॉपर सेंटेंस. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. लेकिन एक बात मैं उससे पहले आपको बता दूं कि कभी भी अगर हम बात करें तो ये जो पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन है, इस तरह के एरर्स आपके एग्जाम्स में आपसे नहीं पूछे जाते. वहां पर हमको अनुमति होती है इनको इग्नोर करने. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अब यहां से हमको शुरू करने हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, यहाँ से हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ना शुरू करेंगे. चलिए अब हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ना शुरू करते हैं. द टर्म पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस का जो पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, टिपिकली रिफर्स टू द फंडामेंटल एलिमेंट्स दैट मेक अप अ कंप्लीट सेंटेंस.
जैसे कि आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। अब ये इसके अलग अलग पार्ट्स हो जाएंगे, जैसे द एक अलग पार्ट है, टर्म एक अलग पार्ट है, पार्ट्स एक अलग पार्ट है, ऑफ एक अलग पार्ट है। ए सेंटेंस टिपिकली रेफर्स टू द फंडामेंटल एलिमेंट्स दैट मेक अप अ कंप्लीट सेंटेंस। तो देखिए इस पूरे सेंटेंस के ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। और ये पार्ट्स कैसे बने हैं भाई? कोई एक सब्जेक्ट भी होगा इनमें से, कोई एक वर्ब भी होगा, कोई एक ऑब्जेक्ट भी होगा। अब देखिए जो सब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन से बना होता है, लेकिन उस नाउन से पहले हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन से बना होता है, लेकिन नाउन से पहले हमारे पास आर्टिकल हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब हो सकता है, वर्ब के साथ हम एडवर्ब को यूज कर सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये सेंटेंसेस के पार्ट्स मतलब पार्ट्स जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कवर हो जाता है, और उस सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के भी जो पार्ट्स होते हैं वो आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाते हैं। ओके, सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट। द बेसिक सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट इज द मेन नाउन और प्रोनाउन। मतलब एक जो सब्जेक्ट है वो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच से अधिकतर बना होता है, या तो नाउन से या फिर प्रोनाउन से। इन अ सेंटेंस दैट परफॉर्म्स द एक्शन और इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, इट इज व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, शी इज स्टडिंग फॉर द एग्जाम। जब इस सेंटेंस में यदि हम बात करें तो शी एक सब्जेक्ट हो जाता है, इज स्टडिंग वर्ब हो जाते हैं, और किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? फॉर द एग्जाम। फॉर आपका प्रपोजिशन हो जाएगा और एग्जाम आपका अज्ञान एक नाउन या ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्रेडिकेट क्या होता है? द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इंक्लूड्स द वर्ब एंड all the words that modify the verb or complete its meaning. It typically answers the question, what about it? It means ये सेंटेंस किस बारे में है और किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, और what happened, या क्या हुआ था। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमको किसी एक्शन की देता है या किसी के बारे में डिस्क्राइब करता है, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। After that comes object. The object is the noun or pronoun that receives the action of the verb. Now, this is very, very important. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था सेंटेंस का, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। दोस्तों, ये वर्ब का मतलब है कोई भी एक्शन या कोई कार्य जो किया गया। फिर इस कार्य को किस पर किया गया या कौन इस कार्य को रिसीव करेगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। दोस्तों, ऑब्जेक्ट नाउन या फिर प्रोनाउन का बना होता है। हालांकि ऑब्जेक्ट को और किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको अब हम आगे पढ़ेंगे। It answers the question to what or whom after the verb. एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए सिंपल सा तरीका यह है कि जो भी शब्द हमें what या whom का आंसर दे, the word which replies to the question what or whom is known as the object of the sentence. It means कोई भी शब्द यदि हमें क्या या किसे का जवाब दे सके तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। How? If I say, I like Delhi. I like Delhi. जैसे मैंने कहा I like, आपने पूछा क्या, तो मैंने कहा Delhi. I like Delhi. मुझे दिल्ली बहुत पसंद है। मुझे पसंद है, क्या पसंद है? दिल्ली पसंद। तो दिल्ली वहां पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। Though it is the name of a place, लेकिन यहाँ पर दिल्ली एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक नाउन है। ठीक है। अब यदि मैं आपसे कहूं I went to Delhi. I went to Delhi. मैंने कहा मैं गई थी। आप पूछोगे कहाँ गए थे? दिल्ली गई थी। जैसे ही मैंने कहा कहाँ का रिप्लाई कौन सा शब्द कर रहा है? दिल्ली। लेकिन दोस्तों, इस सेंटेंस में ये दिल्ली वर्ड एक ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्स्ट में इसने रिप्लाई किया व्हाट और whom का, मतलब व्हाट का, जबकि व्हाट या whom का रिप्लाई करने वाला शब्द एक नाउन या फिर एक ऑब्जेक्ट होता है। और नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर कोई वर्ड व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर इनका रिप्लाई करे तो वो एडवर्ब है, एक नाउन नहीं है और एक ऑब्जेक्ट भी नहीं हो। ओके, शी इज स्टडिंग फॉर द एग्जाम, तो इसमें फॉर द एग्जाम हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आगे कॉम्प्लीमेंट।
A complement is a word or group of words that completes the meaning of a sentence by either renaming or describing the subject or the direct object. एक कॉम्प्लीमेंट एक शब्द को, मतलब जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा और उस नाउन का ही या सब्जेक्ट का ही एक कॉम्प्लीमेंट है, मतलब उसके बारे में हमको कुछ अदर नेम उसका बता रहा है, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल, रिया इज अ डॉक्टर. इस सेंटेंस में अगर मैंने लिखा है रिया इज अ डॉक्टर, तो मैं रिया का हूं या डॉक्टर का हूं, बात तो एक ही है, क्योंकि रिया इज अ डॉक्टर, ये जो शब्द है डॉक्टर, ये रिया के लिए ही बोला गया है, इसीलिए वो हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. जब हम सब्जेक्ट को ही रीनेम करके या उसके लिए ही कोई दूसरा शब्द लिख देते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ वाटर इज लिक्विड, तो वाटर का हो लिक्विड का हो बात एक ही है ना. तो यहाँ पर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को या फिर सब्जेक्ट का जब एक अदर नेम बताए, तो वो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है. There are two types of complements: subject complements, which follow a linking verb and rename or describe the subject. For example, she is a doctor. And object complements, which follow a direct object and rename or describe it. Okay? अगर कोई ऑब्जेक्ट से पहले उसको रीनेम करे या ऑब्जेक्ट के बारे में बताए, तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है. Modifiers are words or phrases that provide additional information about another parts of sentence. मॉडिफायर को अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था. आई होप कि वहां पर आपको समझ में आया होगा. ये किसी भी नाउन को मॉडिफाई कर सकते हैं. नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्द हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंटेलिजेंट स्टूडेंट फ्रेज में स्टूडेंट नाउन है, जबकि इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव और एक मॉडिफायर है. ठीक है. वर्ब्स को मॉडिफाई करने वाले शब्द एडवर्ब्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स फास्ट. तो रन किस तरह का रन करता है? फास्ट. फास्ट क्या हो जाएगा हमारा? एडवर्ब, एंड रन हो जाएगा वर्ब. और एंटायर सेंटेंस, कई बार ऐसा भी होता है कि एडवर्बियल एंड फ्रेजेस और एडवर्ब्स पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर्चुनेटली शी वेंट टू हर मदर्स हाउस. ओके, तो फॉर्चुनेटली शी वेंट टू हर मदर्स हाउस. तो यहाँ पर फॉर्चुनेटली पूरे ही सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, तो फॉर्चुनेटली यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा. Adverbials are words, phrases, or clauses that modify the verb and provide additional information about time, place, manner, frequency, or degree. तो adverbs होते हैं, वो भी हमारे adverbials होते हैं या फिर adverbial phrases होते हैं, और ये वर्ब को या एडजेक्टिव को या अदर एडवर्ब्स को क्वालिफाई करते हैं. ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग इनके इंडिविजुअल चैप्टर्स में कवर करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और किस किस तरह के सेंटेंस को क्या क्या बोला जाता है और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आ जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. आप इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, स्टेटमेंट भी कह सकते हैं. सिंपल, कोई बात मैंने आपको बोली, दैट इज डिक्लेरेटिव. ओके, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मेक सेंटेंस स्टेटमेंट्स और कन्वे इंफॉर्मेशन. जब मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी है, तो वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाता है, जिसको हम स्टेटमेंट्स के नाम से भी जानते हैं. दे एंड विद अ पीरियड. पीरियड मीन्स फुल स्टॉप. ओके, वो एक फुल स्टॉप से एंड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट. सिंपल सेंटेंस है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया. However, declarative sentence को further negative, affirmative and interrogative में भी देखा जा सकता है. हालांकि आप declarative को simple भी बोल सकते हैं, that is either positive or negative sentence. Okay, और affirmative और negative sentence. Negative जिसमें not का प्रयोग कर दिया जाए. For example, the sun does not rise in the west. Okay, तो वो एक negative sentence हो जाएगा. Interrogative sentence का मतलब होता है क्वेश्चन वाले सेंटेंस. यदि आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, तो उस तरह के सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के नाम से जाना जाता है. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस एंड एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, और ये एंड होते हैं एक क्वेश्चन मार्क से. आर यू कमिंग टू द पार्टी टुनाइट? और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क. तो ये एक तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जो कि आप किसी से जब कोई सवाल पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तब जो सेंटेंस आप बनाते हैं जिसमें आप कुछ पूछते हैं या कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस. दूसरी बात,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, तरह के क्वेश्चंस को भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, वेयर आर यू गोइंग। तो ये सारे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस को पुट अप करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस वो होते हैं यदि हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से कुछ विश करते हैं, नॉट विश, विश तो ऑप्टेटिव हो जाएगा, या तो हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, प्रे करते हैं, या फिर उसको कमांड करते हैं, ऑर्डर देते हैं। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। Imperative sentences give commands, instructions, or requests. They often end with a period or an exclamation mark. For example, please pass me the salt. ये मैंने किसी से रिक्वेस्ट किया, प्लीज का प्रयोग किया, तो ये सब सिंपल फुल स्टॉप से ही बनेगा। एग्जाम्पल, क्लोज द डोर। ये एक एक्सक्लेमेशन है, एक इंस्ट्रक्शन, एक ऑर्डर है, तो इस तरह का सेंटेंस भी इंपैरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस में बारी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Exclamatory sentences express strong emotions or feelings. जब exclamatory sentences की बात आती है तो उसमें exclamatory sentence express करते हैं strong emotions को। अब जब हम अपने emotions को, अपने feelings को जाहिर करते हैं तो हम exclamatory sentences का प्रयोग करते हैं। They end with an exclamation mark. Example, what a beautiful sunset. तो इस सेंटेंस में हमने किसी मतलब सनसेट की तारीफ की, है ना। भाई हम जब कोई चीज इमोशन से अपने एकदम एडमायर करते हुए किसी को प्रेज करते हुए कहते हैं, या कुछ भी शॉक लग के, मतलब कुछ भी किस तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए बोले, जिसमें हम इंटरजेक्शंस का प्रयोग करें, तो वहां पर एक्सक्लेमेटरी उन वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ पैथेटिक इट इज, what a weird man he is, or what a weird man is he. Okay, what a beautiful sunset, so clever she is, or so clever is she. Okay, so इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं, जब हम अपने एक्सप्रेशंस को शो करते हुए, अपने इमोशंस को शो करते हुए बोलते हैं, तो इस तरह के वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। Simple sentence होते हैं। Simple sentence consist of one independent clause, that is subject plus verb, and express a complete thought. She sings beautifully. It's a simple sentence. Compound sentence, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। Compound sentences contain two or more independent clauses joined by a coordinating conjunction like and, but, or, nor, for, so, yet, or a semicolon. I like to read and my sister enjoys painting. तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को एक में बना दिया गया और उसमें लिखा गया आई लाइक टू रीड एंड माई सिस्टर एंजॉयज पेंटिंग। तो ये दोनों हमारे मतलब इन दो सेंटेंसेस को मिलाकर जो एक सेंटेंस बनाया गया, दैट इज नोन एज कंपाउंड सेंटेंस। फिर आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये भी मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैव वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस, जो कि अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस के फॉर्म में नहीं रह सकते। आप एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड ही होगा। इस तरह के वाक्यों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला जाएगा। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जहां पर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स भी हो, मतलब एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर डिपेंड भी कर रहा हो, और ऐसा ही किसी और क्लॉज को या किसी और सेंटेंस को भी हमने साथ में ऐड कर दिया, तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं। Compound complex sentences combine elements of a compound and complex sentences with at least two independent clauses or one more dependent clauses. She studied hard for the exam, but she still didn't score as well as she had hoped because she did not manage her time effectively. इस तरह का ये जो सेंटेंस है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि दो सेंटेंस या दो या तीन सेंटेंसेस को आपस में ऐड कर दिया गया है। जैसे she studied hard for the exam, सेंटेंस हुआ कि उसने काफी मेहनत की अपने एग्जाम के लिए, बट शी स्टिल डिडंट स्कोर वेल, लेकिन फिर भी उसका जो स्कोर है वो अच्छा नहीं आया। एज वेल एज शी हैड होप्ड बिकॉज, उसने इसलिए उम्मीद की थी क्योंकि शी डिडंट मैनेज हर टाइम इफेक्टिव। ओके, उसने इस बात की पहले से परिकल्पना की हुई थी क्योंकि उसने अपना टाइम को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाया। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ओके, चलिए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच जिनसे हम कोई भी सेंटेंस बना पाते हैं,
जैसे कि सबसे पहले हो गया नाउन, फिर है प्रोनाउन, फिर वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये सब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है। अब सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। ये जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, या तो नाउन से बनते हैं या फिर प्रोनाउन से। सेम वे ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन से बनता है या फिर प्रोनाउन से। The term parts of a speech refers to the categories into which words are classified based on their syntactic and semantic roles in a sentence. In traditional grammar, there are typically 8 parts of a speech. Typical grammar में 8 parts of speech होते हैं। Okay? The term parts of speech refers to the categories into which words are classified, जिसमें शब्दों को classify किया जाता है based on their syntactic and semantic roles in a sentence. ओके कि उनका क्या क्या रोल है एक सेंटेंस में, किस तरह से वो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करते हैं, किस तरह से वो सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं या एसोसिएट होते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को बनाते हैं। In traditional grammar, there are typically 8 parts of speech. ग्रामर में हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है नाउन का। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ये सब पढ़े थे। ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। तो जैसे नाउन है, अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन का अर्थ होता है कोई भी चीज जो आपको आसपास अपने दिखती है, वो क्या है? नाउन है। एक वर्ड जो रिप्रेजेंट करता है पर्सन को, प्लेस को, थिंग को और आइडिया को, तो वो सब क्या है? नाउन है। फॉर एग्जाम्पल डॉग, सिटी, हैप्पीनेस, ये सारे क्या है? नाउन। हाउएवर हम आने वाले सेशंस में इन सारे चैप्टर्स को पूरा पूरा स्प्रेड करेंगे, एलाबोरेट करेंगे। मैं पूरा चैप्टर नाउन का आपको पढ़ाऊंगी। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग नाउन का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। ओके। प्रोनाउन, अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। दोस्तों यदि हम पूरा एक पैसेज बोलें और उसमें एक ही नाउन को बार बार रिपीट करते रहें, कहीं पर भी प्रोनाउन का प्रयोग ही ना करें, तो हमारा जो पैसेज है या कॉन्वर्सेशन है वो थोड़ा अजीब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं रवि के बारे में बात करें। Ravi is a good boy. Ravi is very intelligent. Ravi loves Ravi's parents. Ravi goes to Agra every year. Ravi scores very well. Ravi and Ravi's friends are very good. Ravi and Ravi's profession is well maintained. So इस तरह के जो sentences हैं, इसमें रवि 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 बार बार रिपीट होता है। इस उलझन को सुलझाने के लिए ही, मतलब प्रोनाउंस को इतनी बार ना लिखकर सिर्फ कुछ ही बार लिखने के लिए, नाउन को हर बार ना लिखकर कुछ ही बार लिखने के लिए हम नाउन को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन से, ताकि वो एक अच्छे से सेंटेंस को फ्रेम कर सके। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस फॉर नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन, उसको हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ही, शी एंड इट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रोनाउन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब। अब हम वर्ब को जानेंगे कि वर्ब क्या होता है। देखिए वर्ब को अगर आप वाइड बेसिस पर जाने तो हम इसके चैप्टर में ही इसको कवर करेंगे। हाउएवर यहाँ पर मैं वर्ब की आपको एक बेसिक सी डेफिनेशन बताना चाहूंगी। वर्ब इज अ वर्ड दैट कन्वेज एन एक्शन, एन occurrence that is happen or become, or a state of being, be, exist or stand. It is one of the essential elements of a sentence or clause, acting as the main predicate or describing the subject's action or state. ना वर्ब का अर्थ होता है कोई भी जो कार्य किया जाए, जो एक्शन वर्ड्स हैं वो हमारे वर्ब हैं। या फिर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ अकर होता है, मतलब हैपन या बिकम, तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं वो भी हमारे मतलब इस तरह के शब्द भी हमारे वर्ब होते हैं। और स्टेट ऑफ बीइंग, जो हमारे स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाता है, मतलब हमारे होने को, हमारी एग्जिस्टेंस को जो बताता है, वो भी एक वर्ब ही कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल शी इज अ डॉक्टर, वह क्या है? वह एक डॉक्टर है। ये जो वह एक डॉक्टर है, तो ये जो है वाला शब्द है ये भी वर्ब को ही दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल शी इज अ डॉक्टर, वह क्या है? एक डॉक्टर है। तो उसका स्टेट, उसका बीइंग कैसा है कि वो एक डॉक्टर है। ये इज यहाँ पर वर्ब हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि शी बिकेम अ डॉक्टर, तो बिकेम, बिकम, हैपन, ये भी हमारे वर्ब्स होते हैं। इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक एलिमेंट है सेंटेंस का।
अब सेंटेंस में बी का या वर्ब का होना जरूरी है। और क्लॉज एक्टिंग एज द मेन प्रेडिकेट और डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट्स एक्शन और स्टेट, ये मेन प्रेडिकेट को दर्शाता है। एग्जाम्पल, शी इज स्टडिंग फॉर द एग्जाम। स्टडिंग is the verb of this sentence. Okay, so studying यहाँ पर verb हो जाता है और is हमारा helping verb हो जाता है। okay? तो verb भी दो तरह के होते हैं, main verb, helping verb। हालांकि उसका क्या elaboration है that we will discuss later on। ठीक है, हम लोग फ्यूचर चैप्टर्स में उसको कवर करेंगे। वर्ब के चैप्टर में वर्ब का कंप्लीट मीनिंग हम लोग कवर करेंगे अलॉन्ग विद एग्जाम। ओके, नाउ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एक नाउन की विशेषता बताता है, उसको मॉडिफाई करता है। An adjective is a word that describes or modifies a noun or pronoun, providing more information about its qualities or characteristics. Example, she is studying for the important exam. Okay, so she is studying for the important exam. अब देखिए इस एग्जाम को कौन सा शब्द क्वालिफाई कर रहा है, important, तो ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा। Adverb. An adverb is a word that modifies a verb, adjective, or another adverb, indicating how, when, where, or to what extent an action is performed. एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो कि क्वालिफाई करता है एक वर्ब को, तब एक एक्शन को, एडजेक्टिव को, या फिर दूसरे किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इंडिकेटिंग, जो कि इंडिकेट करता है, जो कि ये बताता है कि कोई भी चीज कब, कैसे, कहाँ हुई है और कितनी हुई है। तो वो इन सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई करने वाला जो भी शब्द होगा वो एक एडवर्ब होगा। एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ शी रन्स वेरी फास्ट, कितना तेज भागती है, वेरी फास्ट। ओके, हाउ शी रन्स वेरी फास्ट, तो फास्ट उसका मैनर हो जाएगा, किस मैनर में भागती है। शी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, वो दिल्ली कब गई थी, कल गई थी। तो कल वेन टाइम को दर्शाता है, जो कि कल, यस्टरडे आपको टाइम बता रहा है। वेयर शी वेंट टू दिल्ली, तो वेंट टू दिल्ली कहाँ गई थी, दिल्ली गई थी। तो वेयर आपका प्लेस बताएगा। और ये सब हमारे एडवर्ब्स होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। ओके, एग्जाम्पल, शी इज स्टडिंग हार्ड फॉर द इम्पोर्टेंट एग्जाम। तो इस सेंटेंस में स्टडिंग वर्ब हो जाएगा, हार्ड एडवर्ब हो जाएगा जो कि इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, फॉर द इम्पोर्टेंट एग्जाम। तो ये एक जो इम्पोर्टेंट है ये हमारा एडजेक्टिव हो जाता है और एग्जाम हमारा नाउन। ओके, तो इस तरह से ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक को मिलकर एक सेंटेंस को बनाते हैं। और कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं, आइए जानते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आ जाता है प्रपोजिशन। अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जो नाउन और प्रोनाउन को बाकी पूरे सेंटेंस से रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, वो प्रपोजिशन। इट ऑफन इंडिकेट्स लोकेशन। प्रपोजिशन हमको लोकेशन बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, टाइम बताते हैं और पोजीशन बताते हैं। और ये सब हमारे प्रपोजिशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज इन द रूम और शी इज इनसाइड द क्लासरूम। शी इज इन द क्लासरूम, तो वो कहाँ पर है, क्लासरूम के अंदर है। डायरेक्शन, ही इज गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल, वह स्कूल की तरफ जा रहा है, तो वो डायरेक्शन को बताएगा। टाइम, ही विल कम एट 9 o'clock, तो एट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो टाइम को बताने वाला प्रपोजिशन एट हो गया, वो भी प्रपोजिशन है। पोजीशन, दिस हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल, ये घर मेरे अंकल का है, तो बिलोंग्स टू माई अंकल से टू एक प्रपोजिशन हो जाता है जो कि लिंक करता है उस हाउस को मेरे अंकल से। She is studying for the important exam, so she is studying for यहाँ पर प्रपोजिशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो उस she is studying इस फ्रेज को रिलेट कर रही है द इम्पोर्टेंट एग्जाम से। ओके, सो फॉर यहाँ पर प्रपोजिशन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कंजक्शन। कंजक्शन का काम है दो अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़ने का। A conjunction is a word that connects words, phrases or clauses in a sentence. ये दो शब्दों को, दो clauses को या दो phrases को या दो sentence को आपस में जोड़ती है, helping to create compound or complex sentence. She is studying for the important exam and she is feeling confident. तो ये दो अलग अलग sentences को आपस में जोड़ने वाला काम किया एंड ने, जो कि एक conjunction कहलाता है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये वाले 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे। अब एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि है इंटरजेक्शन। दोस्तों, यहाँ से कभी कोई एग्जाम में एरर नहीं पूछा जाता, फिर भी हमको ये समझना अति आवश्यक है कि इंटरजेक्शंस होते क्या हैं। An interjection is a word or phrase used to express strong emotions, feelings or reactions
फॉर एग्जाम्पल, वाओ शी डिड वेल इन द एग्जाम। ये वो शब्द हैं जो आप बिना सोचे समझे बोल देते हैं, अचानक से बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते जाते कहीं से टकरा जाए तो आप एकदम बोलेंगे आउच, ओ माय गॉड। तो ये जो शब्द होते हैं ये इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल, वाओ शी डिड वेल इन द एग्जाम, जो आपके मुंह से खुद निकल जाए, जैसे वाओ। तो किसी का एग्जाम या परफॉर्मेंस या इसको स्कोर देकर आपने कहा वाओ दैट्स ग्रेट, तो ये वाओ क्या हो जाता है, ये एक इंटरजेक्शन है। हुर्रे वी वन द मैच, सो ये जो शब्द है हुर्रे, दिस इज एन इंटरजेक्शन। ओके, सो जो इमोशंस आपके इमोशंस को प्रकट कर सके, एक्सप्रेस कर सके, उस शब्द को हम इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लेट्स ट्राई मतलब एक एक्सरसाइज को कवर करेंगे। उम्मीद है कि आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से कर पाएंगे। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट और वर्ब। आपको इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और वर्ब बताना है कि कौन सा है। द डॉग बार्क्ड लाउडली। जल्दी से मुझे बताइए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा द डॉग, वर्ब क्या हो जाएगा बार्क्ड। ओके, और यहाँ पर नहीं, हम इसमें एंड बोलेंगे कि आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड वर्ब, मतलब दोनों को ही आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। अब आपको बताना है कि ये कौन से तरह का सेंटेंस है। जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने पढ़े थे, इंपैरेटिव, इंटेरोगेटिव, सिंपल, अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव। तो आपको बताना है कि ये किस तरह का सेंटेंस है। वेयर आर यू गोइंग। अब वेयर एक क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला कोई भी सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कंबाइन सेंटेंसेस। इन दो सेंटेंसेस को आपको आपस में कंबाइन करना है। शी लाइक्स टू रीड बुक्स, शी ऑल्सो एंजॉयज राइटिंग। इस सेंटेंस को मैं कैसे लिख सकती हूँ, शी लाइक्स टू रीड बुक्स एंड ऑल्सो एंजॉयज राइटिंग। ओके, इस तरह से भी हम लिख सकते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द एरर एंड रेक्टिफाई इट। अब आपको इस पूरे सेंटेंस में एरर पहचानना है कि क्या है और उसको रेक्टिफाई मतलब उसको इम्प्रूव भी करना है। ही डोंट लाइक कॉफी। यहाँ पर ही के साथ हम डोंट का प्रयोग नहीं कर सकते, इनफैक्ट हम लोग डजंट का प्रयोग कर। आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ही डजंट लाइक कॉफी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिफ्थ क्वेश्चन है। अरेंज दी वर्ड्स वेंट, पार्क, दी, दे, टू, यस्टरडे। इसको अरेंज कीजिए। अब एक देखिए, अब ये टूटे हुए शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं, इनको एक प्रॉपर सेंटेंस में लेकर आना है। हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं दे वेंट टू द पार्क यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर दे भी कवर हो गया, दे वेंट टू द पार्क यस्टरडे। सबको आपस में ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाया जो कि दर्शा रहा है कि हम गए थे, कहाँ गए थे, पार्क गए थे, कब गए थे, कल गए थे। ओके, तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो हमारा एक मतलब इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये कुछ हमारे एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्लू। जो वर्ड ब्लू कलर के अंदर है उसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई करना है। शी हैज अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो ये ब्यूटीफुल शब्द क्या हो जाएगा भाई, ये गार्डन को क्वालिफाई कर रहा है। गार्डन क्या होता है, नाउन। ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या हो। देखिए, सब्जेक्ट हम पहले भी देख चुके हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात करते हैं या जो कार्य को करता है। The subject is the main noun or pronoun in a sentence that performs the action, जो कि कार्य को करता है, और is being described, या जिसके बारे में बात की जाती है। It is what the sentence is about. Example, she is studying for the exam, जिसमें she हमारा subject हो जाता है। Okay? नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट का मतलब है द ऑब्जेक्ट इज द नाउन और pronoun that receives the action of the verb. A person or a thing which the action is being performed. एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए उस कार्य को किया गया हो, या जिसके ऊपर उस कार्य को किया गया हो, या जो एक्शन को रिसीव करता है। It answers the question what or whom after the verb. ये एक ऐसे शब्द है जो what या whom का रिप्लाई करते हैं। She teaches history. तो हिस्ट्री यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वह पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है, हिस्ट्री। जो भी शब्द हमें व्हाट या हुम का रिप्लाई करे वो एक ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ हिस्ट्री है तो ये किसका रिप्लाई कर रहा है, व्हाट का। हिस्ट्री इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, ऑब्जेक्ट, a word which replies to the question what or whom is called an object. Example, I need a car. So this a car is replying to the question what. So this car is an object. She taught Rohan. He taught whom, किसको पढ़ाया,
रोहन को पढ़ाया, तो रोहन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। बट अगर मैं आपसे कहूँ he went to the हिल स्टेशन, वहां पर हिल स्टेशन हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एक प्लेस है जहां पर हम घूमने गए थे, या वह व्यक्ति घूमने गया था। तो he went to the हिल स्टेशन, तो वहां पर वो वेयर का रिप्लाई कर रहा है, वॉट और whom का नहीं कर। ओके, चलिए आगे बढ़ते। ऑब्जेक्ट में भी दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को डायरेक्ट रिसीव करेगा। When the person or thing directly receives the action or effect of the verb, it is known as the direct object. My mother baked a cake. मेरी मदर ने बनाया, क्या बनाया? एक केक बनाया. Okay, so this a cake is the object. Okay, indirect object, the word or phrase that receives the direct object. अब देखिए, एक चीज याद रखिए, जो वर्ब को रिसीव करे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे याद रखिए। ओके, एग्जाम्पल, माई मदर गेव, क्या दिया? केक दिया। किसको दिया? मेरे बच्चे, टू द चिल्ड्रन। ओके, माई मदर गेव द केक टू द चिल्ड्रन। तो केक हमारा क्या हो गया? केक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई मदर गेव, क्या दिया? केक। ये हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसके बिना सेंटेंस मीनिंगलेस हो। टू द चिल्ड्रन, या तो मीनिंगलेस हो जाए या अर्थ ही बदल जाए। और टू द चिल्ड्रन किसके लिए दिया? चिल्ड्रन के लिए दिया, बच्चों के लिए दिया। ये हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाए। अब देखिए, जैसे मैंने कहा माय मदर गेव, तो आप पूछोगे क्या? यहाँ पर ये जो केक है वो व्हाट का रिप्लाई कर रहा है। अब किसके लिए दिया? तो वो किसके लिए दिया? बच्चों के लिए दिया। हूम, तो ये हूम का रिप्लाई कर रहा है। मतलब व्हाट का रिप्लाई करने वाला सेंटेंस हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जबकि हूम को रिप्लाई करने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को याद कर सकते हैं। ये कंसेप्ट आपको आने वाली चैप्टर्स में हेल्प आउट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउन के दो तरह के केसेस होते हैं, एक नॉमिनेटिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस। मतलब यदि आप प्रोनाउन को कभी भी एक सब्जेक्ट बनाकर लिखना चाहते हैं तो वो होते हैं आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी। अब इसी के ऑब्जेक्टिव केस होते हैं मी, यू, हिम, हर। इट का इट ही रहता है, दे का देम हो जाता है और वी का अस हो जाता है। ये नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस हो जाते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। दोस्तों, यहाँ जो हमने नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पढ़े हैं, इनका यूज फिर से देखने को अभी आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। आपको हमेशा याद रखना है, जब एक प्रोनाउन को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा जाना हो, मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाना हो, तो उसमें इन आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी इनका प्रयोग किया जाएगा। जबकि यदि उनको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा जाना हो तो उसमें मी, आई का मी बन जाएगा, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम, वी का अस। ये इसके ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। ओके, मतलब ऑब्जेक्टिव केस हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वन बाय वन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 1 है। आंसर एक एक्सप्लेनेशन भी हम यही देखेंगे। राघव एंड मी वेंट टू मार्केट यस्टरडे। अब आप खुद सोचो, मार्केट कौन गया था? यहाँ कार्य क्या किया गया? वेंट। ये कार्य किसने किया? राघव ने किया और मैंने किया। जब हम दोनों ने एक कार्य को किया तो दोनों ही क्या हो जाते हैं? सब्जेक्ट हो जाते हैं, है ना? भाई मैंने भी कार्य किया। अगर मैं सिंपल इन दोनों सेंटेंसेस इस सेंटेंस को आपस में तोड़ दूं, तो मैं लिखूंगी राघव वेंट टू मार्केट यस्टरडे। मैं लिखूंगी मी वेंट टू मार्केट यस्टरडे। क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों भाई? क्योंकि ये मी यहाँ पर गलत है, इसकी जगह हमें आई का प्रयोग करना होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसे सेंटेंस में आई लगाने की सोची है जिसमें जो ये कार्य किया जा रहा है वेंट, वो ये दोनों ही व्यक्ति कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर आई का प्रयोग करेंगे, मी का नहीं करेंगे। ओके, आंसर मी शुड बी रिप्लेस्ड विद आई। In the original sentence, Raghav and me is the subject because they are they are the ones performing the action, going to the market according to the rules of grammar. When listing oneself along with another person as the subjective pronoun I should be used instead of me. Okay, now let us move to the next one. Rani and me have baked this beautiful chocolate cake.
ना इस सेंटेंस में कार्य क्या किया गया? बेक किया गया केक को। अब ये बेकिंग किसने की? केक तो रानी ने की, और मैंने भी तो की है। तो यहाँ पर दोनों ने ही ये कार्य को किया है। अब अगर मैं दोनों को अलग अलग लिखूं, जैसे रानी हैव बेक्ड दिस ब्यूटीफुल केक, सॉरी रानी हैज बेक्ड दिस ब्यूटीफुल केक, और एक और मैं लिख दूं मी हैव बेक्ड दिस ब्यूटीफुल केक, क्या ये सही होगा? इसकी जगह पर भी हमको आई का ही प्रयोग करना होगा। दोस्तों, ये वो गलतियां हैं जो अक्सर हम किया करते हैं, जिनको हमें खास तौर पर ध्यान रखना है। तो जो कार्य किया गया वो क्या है? बेकिंग। और ये कार्य किसने किया? रानी ने और मैंने, दोनों ने ही किया है। तो दोनों ही सब्जेक्ट हैं, दोनों को क्रेडिट जाना चाहिए। तो हम मी को रिप्लेस करके लिखेंगे आई। मी शुड बी रिप्लेस विद आई, सो सेंटेंस बन जाएगा रानी एंड आई हैव बेक्ड दिस ब्यूटीफुल चॉकलेट केक। The pronoun I is used as the subject in a sentence, meaning it performs the action of the verb. In the original sentence, Rani and me is the subject of the sentence, indicating that both Rani and the speaker, that is me, perform the action of baking the cake. ओके दोनों ने ही कार्य को किया है, तो दोनों को ही क्रेडिट मिलना चाहिए। दोनों ही सब्जेक्ट हैं क्योंकि दोनों ने कार्य को किया है, और जब कार्य को किया है तो हमें नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करना है, ना कि ऑब्जेक्ट का। बड़े मजे में हम बोल देते हैं मी एंड माई फ्रेंड वेंट टू मूवी, मी एंड माई फ्रेंड वेंट टू शॉपिंग, जो कि गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड दोनों मिलकर गए, है ना, और दोनों ही गए, तो दोनों ही तो सब्जेक्ट हुए। क्या आप इंडिविजुअली कभी लिख सकते हैं मी वेंट टू मार्केट यस्टरडे? ना, क्योंकि दोनों ही गए हैं, तो दोनों को सब्जेक्ट के रूप में ही लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। राहुल अर्न्ड एज मच एज शी। अब यहाँ पर देखिए, दो व्यक्ति को आपस में कंपेयर किया गया। हमेशा याद रखिए, यदि दो व्यक्ति को आपस में कंपेयर किया जाए और वो दोनों सब्जेक्ट्स हो, तो दोनों को ही नॉमिनेटिव केस में लिखा जाना चाहिए। राहुल अर्न्ड, अर्न्ड मतलब कमाया। कितना कमाया नहीं पता, लेकिन ये पता है कि राहुल ने जितना कमाया उतना ही कमाया जितना कि उसने कमाया, तब शी ने कमाया। तो दोनों ही अर्न कर रहे हैं, जितना ये अर्न कर रही है उतना ये अर्न कर रहे हैं, लेकिन अर्निंग तो दोनों ही कर रहे हैं ना। और जब दोनों ही कार्य कर रहे हैं तो दोनों हमारे सब्जेक्ट हो गए, और इसलिए उनको नॉमिनेटिव केस में लिखा जाना चाहिए। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये एकदम करेक्ट है। तो द सेंटेंस कंटेन्स नो एरर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही इज एज इंटेलिजेंट एज हर, वह उतना ही बुद्धिमान है जितने की वह है। अब देखिए, इंटेलिजेंट, अब ये शब्द किस किस के लिए बोला गया? एक तो ही के लिए बोला गया कि भाई वह बुद्धिमान है। कितना बुद्धिमान है हमें नहीं पता, लेकिन हाँ वह उतना ही बुद्धिमान है जितनी की वह है, मतलब वह भी बुद्धिमान है। तो यहाँ पर हमने इसको भी बुद्धिमान बोला, इसको भी बुद्धिमान बोला, इंटेलिजेंट बोला। तो ये दोनों इक्वल लेवल पर इंटेलिजेंट हैं और दोनों ही सब्जेक्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के ही बारे में बात की गई। तो इसका आंसर होगा हर शुड बी रिप्लेस विद शी। In the original sentence, he and her are the subjects because they are the ones being performed or described. Okay, described. According to the rules of grammar, when comparing one along with another person as the subject, the subjunctive pronoun should be used. Okay, so यहाँ पर हर की जगह पर हम she का प्रयोग करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा he is as intelligent as she. हमेशा याद रखिए, यदि दोनों सब्जेक्ट्स हों जिनको कंपेयर किया जाए तो हम नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट हैं जिनको कंपेयर किया जाए तो हम वहां पर ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करेंगे। ओके, और सब्जेक्ट कौन होता है? जो कार्य को करता है या जिसके बारे में बात की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी इज बेटर देन मी, वह मुझसे बेहतर है। भाई अगर वो मुझसे बेहतर है तो मैं कम से कम अच्छी तो हूँ, है ना, मैं अच्छी हूँ, वो मुझसे बेहतर है, तो भाई मैं अच्छी तो हूँ ना कम से कम। तो यहाँ पर यदि मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं अच्छी हूँ, वो मुझसे बेहतर है, चलो अच्छी बात है भाई। लेकिन अगर मैं अच्छी हूँ तो बात तो मेरे बारे में भी की गई है। अज्ञान यहाँ पर कंपेयर किया गया है, किसको? मुझे और उस व्यक्ति को। अब वो लड़की और मैं दोनों को आपस में कंपेयर किया गया कि भाई मैं अच्छी हूँ, वो मुझसे बेहतर है। तो अगर वो मुझसे बेहतर है तो मैं कुछ तो हूँ ना, ऐसा थोड़ी ना कि मैं अपने आप को कुछ नहीं कह दूं, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर मी की जगह यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? फिर से आई, क्योंकि दोनों ही हमारे सब्जेक्ट, दोनों के ही बारे में चर्चा की जा रही। मी शुड बी रिप्लेस विद आई। In the sentence, she is better than me, the word me is used as the object of the proposition then. However, in comparisons like this, where the comparison is about what the subject, in this case I, is better at, we should use the subjective pronoun that is I. Okay? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम। It is him who got injured in that accident. It is him who got injured in that accident.
हाँ, अब जब भी कभी इट के साथ इज का प्रयोग किया जाए, मतलब इट के साथ बी की किसी भी फॉर्म का प्रयोग किया जाए, बी की फॉर्म्स होती हैं इज, आर, एम, वॉज, वर। ओके, इट के साथ यदि किसी भी बी की फॉर्म का प्रयोग किया जाए तो उसके बाद हम हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं। एक और बात दोस्तों, यहाँ पर क्या कार्य किया गया, गॉट इंजर्ड, मतलब कोई व्यक्ति जख्मी हुआ। कौन जख्मी हुआ, ये व्यक्ति। तो हम इस सेंटेंस को अगर बाकी किसी भी वर्ड के अलावा बोलें, he got injured होगा और him got injured। Obviously he got injured, तो यहाँ पर इस him की जगह हम he का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये subject है। Him should be replaced with he. In the sentence, it is him who got injured in that accident. The pronoun him is used after is, where it serves as a subject complement, that is predicate nominative। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम subject complement लिखते हैं तो वहां पर it is he, मतलब यह वही है। ओके, सो ही इज अ डॉक्टर, सो डॉक्टर एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर ये जो हिम यूज हुआ है इसके बाद ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह बिहेव करेगा जो कि प्रेडिकेट नॉमिनेटिव है। रीनेमिंग, जिसको हमने हु के साथ मतलब एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर द सब्जेक्ट ऑफ द रिलेटिव क्लॉज, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर रूल्स द प्रोनाउन इन दिस कंटेक्स्ट शुड बी इन द सब्जेक्टिव केस, मतलब वो एक नॉमिनेटिव केस में या फिर सब्जेक्टिव केस में होनी चाहिए। सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। अब 7 सेंटेंस पे आ जाते हैं। ही रेस्पेक्ट्स आई एज मच एज यू, वह मेरी उतनी ही रेस्पेक्ट करता है जितनी की आपकी। ओके, तो देखिए वह रेस्पेक्ट करता है, किसकी रेस्पेक्ट करता है, मेरी। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा ही रेस्पेक्ट्स, वो रेस्पेक्ट करता है, किसकी रेस्पेक्ट करता है, whom। यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन क्या आया, whom। और दोस्तों whom का रिप्लाई करने वाला शब्द कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा जाएगा, तो आई की जगह क्या लिखी जाएगी, मेरी। क्योंकि यदि हम किसी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पर नहीं लिखेंगे, तो वहां पर हम ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जैसे ही मैंने कहा ही रिस्पेक्ट, वो रेस्पेक्ट करता है, किसकी करता है, मेरी। तो मेरी मतलब मैं, मुझे रेस्पेक्ट करता है, मैं एक ऑब्जेक्ट हो जाऊंगी, इसलिए यहाँ पर हम मी का प्रयोग करें। एज मच एज यू, अब ये कंपेयर कर रहा है मुझ में और आप में, मतलब वो मेरी उतनी ही रिस्पेक्ट करता है जितनी की आपकी करता है। मतलब ये यू भी ऑब्जेक्टिव केस में है और इसको भी ऑब्जेक्टिव केस में होना जरूरी है। आंसर, आई शुड बी रिप्लेस विद मी। In comparative structures like as much as or then, the pronoun used should be in the objective case if the object of a verb or preposition. Okay, if it is the object of the verb or the preposition, तो हम उस केस में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मतलब वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। In this sentence, he respects I as much as you. The pronoun I is used after respects and is the object of the verb respects. According to English grammar rules, the pronoun in this context should be in the objective case. Means it should be me, not I. Okay, so the correct sentence will be he respects me as much as you. Okay, now let us move to the next one. Now this is 8th question. It is he who has solved the matter. अगेन वही सेम सेंटेंस जैसे कि अभी हमने पहले देखा था कि ये जो ही है वो इट इज ही, मतलब इट का ही कॉम्प्लीमेंट है। ये वही है हु हैज सॉल्व द मैटर, जिसने इस मैटर को सॉल्व किया। अब भाई ये कार्य किसने किया, सॉल्व किसने किया मैटर को, इस व्यक्ति ने। और जब इस व्यक्ति ने सॉल्व किया तो भाई ये तो कर्ता हो गया, परफॉर्मर हो गया एक्शन का। और जो एक्शन का परफॉर्मर होता है उसको हम हमेशा नॉमिनेटिव केस में ही लिखते हैं। यहाँ पर ही की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी ही रहेगा और हैज लिखा जाएगा, तो ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाता है। The sentence is absolutely correct. Okay. Now let us move to the last one. That is the 9th sentence and the 9th question. Was it him who got injured in the car accident? अब ये बिल्कुल सेम सेंटेंस है बट ये पास्ट में है। सिंपल वही रहेगा, was it him की जगह हम लोग was it he का प्रयोग करेंगे। him should be replaced with he, क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति को दर्शाते हैं कि इस व्यक्ति ने इस कार्य को किया तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है और ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, तो इस सेंटेंस में हम ही की जगह ही का प्रयोग करेंगे। सो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा वाज इट ही हु गॉट इंजर्ड इन द कार एक्सीडेंट। क्या वह वही पर्सन था जिसका कार एक्सीडेंट में जो कि कार एक्सीडेंट में जख्मी हो गया।
ओके, तो इस तरह से हम ये सारे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ते हैं। याद रखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट जो व्यक्ति किसी कार्य को करता है वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेट बीइंग को शो करने वाला, एग्जिस्टेंस को, पोजीशन को शो करने वाला शब्द हमेशा वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, तो हैव पोजीशन को शो कर रहा है, तो हैव यहाँ पर वर्ब हो जाएगा। और भी क्या होता है, वो वर्ब के एलाबोरेशन, मतलब हर एक चैप्टर का, यहाँ पर हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का हम एक एलाबोरेशन देखेंगे अपने आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले सेशंस में, तो वहां पर आप उसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा कि सेंटेंस किस तरह से बनता है। उसके बाद हमने जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है उनको समझा, फिर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को समझा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को समझा, जिसमें हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। एक सेंटेंस और होते हैं दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे हम किसी के लिए कुछ विश करते हैं, प्रे करते हैं, आई विश, आई प्रे टू गॉड, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने कवर किया। टेंसेस और आर्टिकल्स को हम पार्ट ऑफ स्पीच में कवर नहीं करेंगे। टेंसेस क्योंकि पूरे सेंटेंस को बनाता है, मोरोवर आर्टिकल्स जो होता है वो एडजेक्टिव का ही एक हिस्सा है। क्यों, वो आर्टिकल वाले चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो लेट्स ट्राई। हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं उनको पूरी डिटेल में जाना। उसके अलावा हमने प्रोनाउन के नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस को देखा। नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस, और उसके बाद हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर डिस्कस। उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, और अब आप इनका जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये सब आपको उतना ही फायदा पहुंचाएगा। आपके ये एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा, स्पेशली जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने प्रोनाउन, नॉमिनेटिव एंड नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस पर किए हैं, ये सब आपको आपके स्पोकन में भी हेल्प आउट करेंगे। तो इनको ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और यदि ना समझ में आया हो तो फिर से एक बार इस वीडियो को देखिएगा, सो दैट आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ जाएं। और ये बहुत लॉजिकल हैं, ऐसा नहीं कि ये रटी रटाई बातें हैं, बट ये बहुत लॉजिकल हैं। एक एक चीज मैंने आपको लॉजिक के साथ बताई है, इसको ध्यान से समझिएगा, ताकि आप अपने एग्जाम में भी एज वेल एज जनरल लाइफ में भी जब आप स्पीकिंग करें तो आप अपना बेस्ट इंग्लिश का परफॉर्मेंस, आई मीन बेस्ट इंग्लिश स्पोकन कर सकें। ओके, तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और ऐसे ही आगे ग्रामर के रूल्स पढ़ने के लिए, अच्छे से इंग्लिश को पढ़ने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। टिल देन, थैंक्स टू।